और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। नोट आपने देख लिए, गड्डियां आपने देख ली, कैश आप अब तक देख चुके हैं, कैश का किला आपने देख लिया, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं श्री 420 की गोल्डन गुफा, सोने की गुफा, जहां सिर्फ सोना ही सोना मौजूद था। ये देखिए जरा, यहां से वहां तक सोने की ईंट आपको नजर आ रही है, सोने के बिस्किट नजर आ रहे हैं। ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड सब गुफा में मौजूद था। वो गोल्डन गुफा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोने को भरकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम लेकर गई है। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये सोना लेकर, इन बैग्स में डीआरआई की टीम सोना लेकर घर से निकली। कन्नौज के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सोने को गोल्डन गुफा से सारा सोना लेकर डीआरआई की टीम कन्नौज से निकल चुकी है, यानी सारा सोना इस वक्त डीआरआई के कब्जे में है। लेकिन आपको बताते हैं कि गोल्डन गुफा में कितना सोना निकला और यह सोना कहां से आया है, इस गुफा तक सोना कैसे पहुंचा और आखिर अब क्या होगा इसका। देखिए जरा, कैश का किला आपने देख लिया, कितना नोट, कितना पैसा निकला, लेकिन सोना भी बहुत निकला है। गोल्डन गुफा के राज बताएं उससे पहले देखिए जरा, यह है आपके सामने गोल्डन गुफा। गोल्ड तस्करी से जुड़े होने का शक, बड़ी खबर यह कि गोल्ड तस्करी से जुड़े होने का शक है। तस्करी कर सोना लाने का शक है, यानी यह पूरा सोना तस्करी के जरिए, स्मगलिंग के जरिए लाया गया, जो आपने फिल्मों में सुना होगा स्मगलिंग। रेड में 25 किलो सोना मिला, जो रेड मारी गई उसमें उस गोल्डन गुफा से 25 किलो सोना बरामद हुआ। 25 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। ये जो बिस्किट की ढेर आपको दिखाई दे रही है, 6 बक्सों में, जी हां, 6 बक्सों में यह सोना रखा गया था और दुबई से तस्करी करके लाने का शक इस वक्त जताया जा रहा है। सोने के बिस्किट पर विदेशी मोहर, विदेशी स्टैंप सोने के बिस्किट पर लगा हुआ है। डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस केस को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया है। डीआरआई को यह केस सौंप दिया गया है। कस्टम एक्ट का उल्लंघन का मामला है, इसलिए डीआरआई की एंट्री हो गई है। कस्टम मामलों की जांच डीआरआई करता है। डीआरआई की टीम मैंने आपको दिखाया जो बैग में सोना लेकर गई है। डीआरआई की जोनल यूनिट इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट करने वाली है। जोनल यूनिट बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर यह सोना कहां से आया। रिपोर्ट डीआरआई के हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी और उसके बाद डीआरआई पता करेगा कि सोने का सोर्स क्या है, सोना आखिर कहां से लाया पीयूष जैन। इसके अलावा वो पता करेगा क्या सोना तस्करी करके लाया गया, स्मगलिंग के जरिए दुबई से सोना हिंदुस्तान आया। गोल्ड तस्करी सिंडिकेट तो इसमें शामिल नहीं है, यानी कुछ और बड़ा रैकेट, बड़ा सिंडिकेट तो नहीं इसमें शामिल। सोने पर कस्टम ड्यूटी चुकाई थी या नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और दोषी पाए गए तो केस दर्ज होगा। उसके बाद पीयूष जैन और ज्यादा फंस जाएंगे। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं पीयूष जैन के उस गोल्डन गुफा में, उस तहखाने में, उस गुफा में जहां 25 किलो सोना छिपा हुआ था। देखिए जरा रिपोर्ट। यह है श्री 420 की गोल्डन गुफा। इसी घर से निकला है 25 किलो सोना। यह है गोल्ड का वो तहखाना जहां से निकला सोना ही सोना। यह है पीयूष जैन का वो ऐशो आराम का बेडरूम। इस बेडरूम को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसके पीछे कोई गोल्डन गुफा भी है, लेकिन दीवार से बीच की एक रैक जैसे ही हटाई गई, खुल गया सिमसिम। यह संकरा सा रास्ता पीयूष जैन की गोल्डन गुफा के अंदर ले जाता है और सीढ़ियों से उतरते ही सोने की इस गुफा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसी गुफा में छिपा कर रखा गया था 25 किलो सोना। काले धन के किले के बाहर हम खड़े हुए हैं। काले धन का किला इसलिए क्योंकि इसमें तहखाना भी था, वो तहखाना जिसमें तमाम केमिकल, कैश, गोल्ड, सिल्वर सब बरामद हुआ है। अब ये सोना जब्त हो चुका है और डीआरआई की टीम बैग में सोना भरकर अपने साथ ले गई। पीयूष जैन के घर के आसपास रहने वाले
और उनके पड़ोसियों को भी अब यकीन नहीं हो रहा है कि पीयूष जैन ने घर में ही गोल्डन गुफा बना रखी थी। बहुत बड़ा व्यवहार था। किसी फूल लीजिए, मोहल्ले में एक नंबर आदमी है। कोई आज तक कोई मतलब किसी गलत नहीं बोला होगा उन्होंने पूरे समाज में। अब व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुराई कोई नहीं करेगा, पूरे समाज में कोई बुराई नहीं करेगा। आप सब जनता बुराई नहीं करेगी उनकी। कोई समाज में पीरपात क्षेत्र में कोई भी बुराई नहीं कर सकता उनकी। तो आप पीयूष जैन के पड़ोसियों को भी सुन रहे थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि पीयूष जैन के पास इतना खजाना था। देखिए जरा, अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आया इतना सोना, कहां से आया ये सोना पीयूष जैन के पास। सोने के जो बिस्किट हैं इस पर विदेशी मुहर लगी है, विदेशी स्टैंप लगा है। प्रेशियस मेटल रिफाइनर्स की मुहर लगी हुई है इस पे। प्रेशियस मेटल विदेशी कंपनी है, आपको बताऊं। इसके अलावा यूएई में कंपनी का हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। एक शाखा शारजा में भी इसकी है और सरकारी चैनल से नहीं आता है ऐसा सोना, यानी सरकारी तरीके से यह सोना नहीं लाया गया, यह बात साफ है। तस्करी के जरिए ही इस तरह का सोना लाया जा सकता है। दुबई में गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता है। दुबई से होती है आमतौर पर सोने की तस्करी, क्योंकि वहां टैक्स नहीं लगता है। इसलिए नेपाल के रास्ते इसे लेकर आया जाता है। यह है सोने की हकीकत। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, आज कैश भी बरामद हुआ, यानी सोना तो मिला ही, कैश आज कन्नौज से मिला। वो बॉक्सेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कैश के बक्से आप देख रहे हैं। इन बक्सों में कैश भरा हुआ है। कन्नौज में जो कैश मिला है वो इन बक्सों में लेकर आज टीम गई है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए जरा कितना कैश मिला है वो भी इस पे लिखा है। और ये टीम कैश लेकर गई, क्योंकि कानपुर से इससे पहले 194 करोड़ रुपया कैश मिला था। ये कैश के जो बक्से आप देख रहे हैं ये कन्नौज से मिले हैं। अब तक क्या क्या मिला है आइए आपको ये बताने जा रहा हूं। इस कैश में आज तक की जो गिनाई हुई है नोटों की, कानपुर में जो हुई है तब से लेकर अब तक, आखिर अब तक क्या चीजें डीआरआई को, क्या जीएसटी इंटेलिजेंस को मिल चुकी है, ये देखिए जरा। आज कन्नौज में क्या मिला है वो आपको बताने जा रहा हूं। कितना और पैसा कन्नौज में घर में रेड खत्म हो गई है। जो रेड पिछले कई दिन से चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। कन्नौज के घर से आपको बताऊं कुल 17 करोड़ रुपया कैश मिला है। 6 मशीनों से इन नोटों को गिना गया है। 6 बक्सों में इस कैश को रखा गया था और एसबीआई में इस कैश के बक्सों को जाकर रख दिया जाएगा जो कन्नौज से रिकवर हुआ है। एसबीआई कर्मचारियों ने इसकी गिनती की है और गिनती के अलावा आपको बताऊं 6 करोड़ का ऑयल, चंदन का तेल भी घर से मिला है। 300 चाबियों से भरा एक और बैग मिला है और लॉकरों की चाबियां मिली हैं। लगभग 200 चाबियां लॉकर्स की मिली हैं। कानपुर से लगभग 177 करोड़ इससे पहले मिल चुका है। कुल 194 करोड़ 45 लाख रुपया कैश मिला है इसके घर से। इसके अलावा आपको बताऊं 250 किलो चांदी की सिल्लियां मिली हैं। ये चीजें अब तक बरामद हो चुकी हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि पीयूष जैन का वो घर जिसमें उसने गुप्त लैब बना रखी थी, वो गुप्त लैब कहां है ये देखिए। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। पीयूष का ये रहस्य लोक है, ये घर है। ये जो आप देख रहे हैं इसी घर में एक लैब बनी हुई थी। उस लैब के बारे में बताएंगे, उससे पहले जरा इस पूरे तहखाने, इस पूरे किले को, इस गोल्डन गुफा को देखिए जरा। हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट देखिए। इस किले की, इस घर की शुरुआत यहां से होती है, जिसमें ये पहला गेट है जिस पर नोटिस चस्पा है बाकायदा कि किसी की भी एंट्री नहीं है, क्योंकि यहां पर अंदर वो टीमें हैं जो खंगाल रही हैं इस पूरे घर को। अंदर से मजदूरों को अंदर ले जाया गया, पूरे घर को अच्छे से प्रॉपर चेक किया गया। पहला गेट हमने आपको इस घर का दिखाया और अब आगे बढ़ते हैं। इस घर का दूसरा गेट आप देखिए, ये इस घर का दूसरा गेट है, यहां से एंट्री होती है। और ये तीसरा गेट है। कुल 3 गेट तो बाहर ही आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 3 गेट आपको मैंने फ्रंट में दिखाए। अब मेरे साथ इस गली में आप चलिए। इस गली के अंदर से होता हुआ ये पूरा रास्ता पीछे की तरफ जाता है। 3 गेट आपने आगे देख लिए हैं। इसके आगे बढ़ूं, एक और दिखाती हूं। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक और मकान है, ये भी पीयूष जैन का ही बताया जा रहा है। यानी कि राइट हैंड साइड पर जो दीवार है वो पीयूष जैन के घर की है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर घर है वो भी पीयूष जैन का ही है। इसमें भी कई दरवाजे हैं। ये घर बंद है बहुत
बहुत दिनों से इसकी स्थिति देखकर लगता है। आगे के 3 गेट हमने आपको दिखाए हैं और अब जिस घर के 3 गेट दिखाए हैं वापस हम इस किले की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसी के अंदर लगातार कार्रवाई की गई है। ये इस घर का चौथा गेट है। यहां पर भी नोटिस चस्पा किया गया था, किसी की भी एंट्री इस घर के अंदर नहीं है, क्योंकि जब तक कागजी कार्रवाई चलेगी तब तक किसी की एंट्री नहीं होगी। तो 4 गेट आप देख चुके हैं। अब देखिए मेरे साथ, ये 5वां एंट्री पॉइंट है। ये यहां पर भी नोटिस लगाया गया है, क्योंकि सरकारी काम चल रहा है तो किसी की भी एंट्री नहीं है। तमाम गेट्स पर, तमाम एंट्री पॉइंट्स पर यहां पर नोटिस लगाए गए हैं कि कोई अंदर नहीं आ सकता है। इसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं, देखिए इसी गली में ये 7वां गेट है, यहां पर भी नोटिस लगा हुआ है। यहां से भी किसी की, पूरे घर के अंदर किसी की एंट्री नहीं है। अब तक हमने इस घर के आपको 7 गेट दिखाए हैं जो पूरी तरह से बंद हैं, पूरी तरह से सील हैं। अब थोड़ा आगे बढ़िए, जहां से ये गली खत्म होती है, मैं आगे बढ़ती हूं। ये है इस घर का 8वां गेट। ये इस घर का आखिरी गेट है जहां पर नोटिस तो लगा हुआ था, नोटिस हटा दिया गया है क्योंकि अंदर अभी कार्रवाई जारी है। अंदर से अभी भी आवाज आ रही है ठोकने की, क्या अभी भी कुछ तलाशा जा रहा है इस घर के अंदर। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि तमाम कार्रवाई खत्म हो चुकी है, अब केवल। तो अनामिका ने आपको दिखाया वो घर जिसमें दरवाजे ही दरवाजे थे, और इसी घर में एक लैब भी थी, गुप्त लैब। आपको लैब दिखाने जा रहे हैं कि पीयूष जैन उस लैब में क्या करता था, क्या बनाता था। पीयूष जैन ने आखिर उस लैब से कैसे लाखों करोड़ रुपया कमाया, देखिए जरा उस लैब में आखिर क्या है। पीयूष जैन ने यह लैब बनाई है जो आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की एक खुफिया लैब पीयूष जैन ने बनाई। तहखाने में बनाई थी ये लैब, यानी घर में भी जो तहखाना था उसमें एक लैब बनाई पीयूष जैन ने। पीयूष जैन लैब में शोध करता था, रिसर्च करता था। पीयूष जैन इस लैब में क्या रिसर्च करता था, देखिए जरा। केमिकल से खुशबू बनाता था, यानी केमिकल्स मिलाकर एक खुशबू तैयार करता था। कन्नौज के घर में यह लैब थी। क्या करता था, और फॉर्मूला सफल होने पर उसे बेच देता था, यानी जो केमिकल मिलाकर एक खुशबू बनाता था उसे महंगे दामों पर बेच दिया करता था, महंगे फॉर्मूले को बेच देता था। अमूमन आपको बताऊं, कन्नौज में सिर्फ इत्र नहीं बनता, बहुत सी सुगंधों को मिलाकर अलग अलग चीजों के लिए खुशबू बनाई जाती है, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स हो, सौंदर्य के प्रोडक्ट्स हो, या फिर पान मसाला कंपनी, वहां से भी उसकी खुशबू बनाई जाती है। यह काम करता था पीयूष जैन। इसके अलावा आपको बताऊं, इनको कंपनियों को बेच देता था। साबुन और गुटखा कंपनियों को भी अपना बनाया हुआ फॉर्मूला बेच दिया करता था, और बहुत महंगे दामों पर यह फॉर्मूले बिकते हैं क्योंकि आसानी से बनते नहीं। घर, गोदाम, फैक्ट्री में जब छापा पड़ा तो वहां से भी केमिकल बरामद हुआ है। केमिकल ही केमिकल, ड्रम में केमिकल रखा हुआ था। 10 देशों का केमिकल बरामद हुआ, यानी जो केमिकल मिला है वो अलग अलग 10 देशों से लाया गया था। 100 तरह का केमिकल मिश्रण मिला है, अलग अलग मिक्सचर 100 तरीकों के मिले हैं। और जो टीम पहुंची थी उन्होंने सभी के सैंपल ले लिए हैं कि यह केमिकल कहां से आया है, इसका क्या हुआ। करोड़ों की कीमत के केमिकल हैं, जी हां, इनके दाम करोड़ों में हैं। विदेशों से मंगाने के दस्तावेज मिले हैं कि आखिर कहां से केमिकल खरीद के आए हैं। देश में सप्लाई करने के कागजात मिले हैं, कहां इन्हें भेजा जाता था। टीम ने सारा केमिकल अब तक जब्त कर लिया है जो पीयूष ने अपनी इस लैब में बनाया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां से कहां तक इसका तार फैले हुए, कहां से केमिकल आया है। वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा फुल स्क्रीन दिखाऊं, मैं फुल स्क्रीन दिखाइए कि ये केमिकल कहां से आया और कहां बेचा जाता था। फ्रांस, केमिकल जाल जो था फ्रांस से जर्मनी तक, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से देखिए कहां तक फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से जापान तक, जापान से ये चीन तक फैला हुआ है। यानी पीयूष जैन कन्नौज में रहकर कुवैत तक पहुंचा हुआ था। कुवैत में भी, कुवैत के अलावा आपको बताऊं इंडोनेशिया के साथ ही नेपाल तक उसके तार फैले हुए थे, और सऊदी अरब में भी उसका काम था, और तेहरान तक। यह है उसका पूरा नेटवर्क जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसकी जांच अलग अलग टीम कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कैश जो मिला उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार
कुछ बोले। प्रधानमंत्री आज कानपुर में थे, मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे और कानपुर में ही कैश बरामद हुआ तो प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर इशारों में हमला किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुनिए जरा। देखिए, प्रधानमंत्री ने कानपुर में थे, कानपुर से पैसा ही पैसा मिला तो पीएम ने कहा, सुनिए जरा, दिलचस्प हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा बक्से भर भर कर नोट मिले हैं। वो कह रहे हैं, ये लोग कहेंगे कि ये भी बीजेपी ने ही किया है, देश ने नोटों का पहाड़ देखा है, अब वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। यानी विपक्ष को कह रहे हैं प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का गया था। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के इत्र का क्रेडिट लेने वाला अब कोई नहीं दिख रहा। यूपी में क्रेडिट लेने वाले कहां गए जो इस एक वक्त पर हर चीज का क्रेडिट ले रहे थे? यूपी के लोग सब देख रहे हैं। पीएम ने कहा पहले योजनाओं में घोटाले हुआ करते थे और चुनाव जीतने पर विपक्ष मानता था कि लॉटरी लग गई है, विपक्ष की विकास की नीयत नहीं और पहले की सरकारों ने समय को गवाया है। पीएम ने कहा पहले सरकार की नीयत लूट की थी और यूपी को बदनाम किया गया, पहले की सरकार ने माफियावाद फैलाया। पीएम ने हमला करते हुए पिछली सरकारों ने उद्योग खत्म कर दिया, पीएम ने हमला किया। आइए अब आपको दिखाते हैं और सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट। चुनाव से पहले कानपुर से करोड़ों की काली कमाई बरामद हुई। पीएम मोदी आज उसी कानपुर में थे और उनके निशाने पर थे अखिलेश। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट। उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। बीजेपी कैश किंग की ब्लैक मनी को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यही वजह है मोदी से लेकर शाह और नड्डा तक हमलावर हैं। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया, मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? जब कमीशन घोटाला करोगे तो कहां से यूटिलाइजेशन लाओगे? बेकरार है गठबंधन के लिए, इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन हैं। लेकिन अखिलेश इसके जवाब में बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, नोटबंदी के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस समय जांच की सच्चाई से जांच होगी, ये साबित होगा कि जिसके यहाँ छापा पड़ा है, जिसके यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नोट निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे लगाम लगाई। यानी सियासत तो इस पर बहुत हो रही है कि आखिर पैसा कहां से निकला, कैश कैसे निकला, लेकिन ये जो कैश आज निकल रहा है ये भी इसलिए निकल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह से एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद इस तरह का पैसा निकलना शुरू हुआ। और ये आपके सामने मैं उदाहरण रखने जा रहा हूं, पीएम ने ऐसा क्या करा जिसके बाद इस तरह की काली कमाई सामने आ गई है। देखिए जरा, करीब नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो करीब 16 लाख करोड़ के नोट खत्म हुए। पूरे देश में एक समान, एक जीएसटी कानून के बाद क्या हुआ, एक प्रोडक्ट उसकी कीमत पूरे देश में एक, पहले अलग अलग कीमतें होती थी। उसके बाद टैक्स की चोरी बंद हुई, इनडायरेक्ट टैक्स की जो चोरी थी वो बंद हुई। टैक्स देकर काला धन जाहिर करने की योजना, एक विंडो बनाई गई बाकायदा, जिसमें हजारों लोगों ने इसके तहत टैक्स जमा किया, काली कमाई में से जो टैक्स बनता था वो जमा किया।
बेनामी एक्ट में संशोधन किया, यानी बेनामी कानून में संशोधन किया गया। इसके साथ ही स्विस बैंकों से समझौता किया, भारतीयों के खाते की जानकारी मिलना शुरू हुई उसके बाद से। साथ ही मॉरिशस के रास्ते आने वाले काले धन पर अंकुश लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी, टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट में काले धन पर लगाम लगा है। पहले खूब ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब उस पर रोक लगी है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। तो ये तो प्रधानमंत्री ने अब तक जो काम किए हैं उसके बल पर, उसकी वजह से काली कमाई पर रोक लगी है। लेकिन काली कमाई के जो भगोड़े रहे उनके बारे में आपको बताता हूं, जो देश का पैसा ले लेकर भागे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं, लेकर जो पैसा भागे हैं वो उनसे भी वसूली शुरू हो चुकी है, उनसे भी पैसा वापस लिया जा चुका है। हजारों करोड़ लेकर विजय माल्या भागे, हजारों करोड़ लेकर मामा और भांजे यानी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भागे। लेकिन बेशक ये देश से भाग गए हो, इन्हें वापस देश लाने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन इनसे वसूली भी हजारों करोड़ की अब तक हो चुकी है। देखिए जरा कितने की वसूली अब तक मामा भांजे और विजय माल्या से हो चुकी है। ये आपके सामने ग्राफिक्स हैं। नीरव मेहुल का 14,000 करोड़, यानी मामा भांजे 14,000 करोड़ लेकर भागे, माल्या 9,900 करोड़ लेकर भागे। लेकिन इन तीनों पर करीब 24,000 करोड़ की देनदारी, 24,000 करोड़ इनसे लिए जाने थे। ईडी ने तीनों से अब तक 13,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। जी हां, जब्त संपत्तियां इनकी बेचकर वसूली की जा चुकी है और अब तक कुल 18,000 करोड़ इनसे जब्त कर लिए गए हैं। सिर्फ ईडी ने ही 13,000 करोड़ किए। 9,000 करोड़ बैंकों को मिलेगा इनमें से और 4,370 करोड़ अब भी बकाया है जो इनसे वसूला जाना है। तीनों को भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। यानी भारत से जो पैसा लेकर भागा है वो सिर्फ इतनी आसानी से भाग नहीं पाएगा, वसूल तो लिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी के खिलाफ यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत खतरनाक साजिश रची गई। जी हां, योगी के खिलाफ साजिश यह रची गई कि योगी आदित्यनाथ को आतंक में फंसा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ को एक बम धमाके में फंसाने की साजिश रची गई। न सिर्फ अकेले योगी के अलावा 4 और लोग जिन्हें फंसाने की यह तैयारी थी। देखिए जरा कैसे धमाके में संघ को फंसाने की तैयारी थी। उसमें योगी आदित्यनाथ एक चेहरा, इंद्रेश कुमार को फंसाने की तैयारी थी, असीमानंद को फंसाने की तैयारी थी। ये वो नाम है जिसमें देवगर आरएसएस से जुड़े नेता जिन्हें फंसाने के पूरे प्लान बनाए गए थे, और काका जी। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्लान यह था कि योगी पर आतंक और धमाके के आरोप लगा दिए जाएं। बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। किसने रची ये साजिश और कैसे योगी को फंसाने का प्लान था, देखिए रिपोर्ट। योगी के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश। जय जय श्री राम। योगी को आतंकी साबित करने का षड्यंत्र। 5 आरएसएस के नाम उसने आज गिनाए, उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी। योगी को मालेगांव धमाके में फंसाने का कांग्रेसी प्लान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी। 14 साल पहले 2008 में मालेगांव में हुए धमाके में योगी को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। गवाह ने आज अदालत में बताया कि एटीएस ने उसे जबरन घर से उठा लिया और अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया। उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया। कई दिनों तक दबाव बनाने की कोशिश हुई। केस में फंसाने की धमकी दी गई। पत्नी को लेकर धमकी दी गई। योगी का नाम लेने का दबाव बनाया गया। 4 संघ के लोगों का नाम लेने को कहा गया। 5 आरएसएस का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। 5 आरएसएस के नाम उसने आज गिनाए, उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद जी, इंद्रेश कुमार, काका जी और देवधर जी। योगी के साथ ही संघ के इंद्रेश कुमार को फंसाने की भी साजिश रची गई थी। कि जो उस समय के सत्ताधारी थे, सत्ताधारी बनने में जो दल उनके साथ थे, वो सब इसके लिए कसूरवार है। उस समय भी साबित हो गया था, आज फिर बार बार वो साबित हो रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है। कैसे कांग्रेस ने मालेगांव धमाके के बाद पहले हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़ी,
उसके बाद बेगुनाह लोगों को फंसाने की तैयारी की। समय के जितने भी एटीएस के अधिकारी थे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही प्रामाणिकता से काम करने वाले अधिकारी एटीएस में हुआ करते हैं और एटीएस के लोग इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का कभी षड्यंत्र नहीं कर सकते। उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता थी, उनके इशारों पर एटीएस के अफसर काम कर रहे थे। यह षड्यंत्र पूरी तरह से हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।